नमस्कार। आज हम भारत में टेक्नोलॉजी का जो प्रभाव बढ़ रहा है उस पर बात करेंगे। हमारे पास इस पर काफ़ी जानकारी है। और देखिए, मार्च 2024 तक भारत में 95 करोड़ से भी ज़्यादा इंटरनेट सब्सक्राइबर थे। जी हाँ, दुनिया में दूसरे नंबर पर। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो डिजिटल बदलाव आ रहा है ये भारतीय समाज को कैसे बदल रहा है। मतलब इसके फायदे क्या हैं और चुनौतियां क्या हैं। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरूर। और ये सिर्फ अर्थव्यवस्था की बात नहीं है जहां हम आईटी, ई-कॉमर्स, फिनटेक का विकास देख रहे हैं। इसका असर को हमारी सामाजिक संरचनाओं पर, हमारे कल्चर पर, यहाँ तक कि पारिवारिक रिश्तों पर भी साफ दिख रहा है। हाँ, ये तो है। अच्छा, तो अगर हम समाज के अलग-अलग वर्गों को देखें, हाँ बच्चों से शुरू करें, उनके लिए क्या बदला है? हाँ, बच्चों के लिए देखें तो तस्वीर थोड़ी मिली जुली सी है। एक तरफ तो ई पाठशाला जैसे सरकारी मंच हैं और कई एडटेक कंपनियां भी हैं। इनसे शिक्षा के नए अवसर खुले हैं, क्रिएटिविटी बढ़ी है। लेकिन दूसरी तरफ वो स्क्रीन एडिक्शन वाली बात, ये चिंताजनक है। कुछ स्टडीज कहती हैं कि करीब 60% बच्चों में इसके शुरुआती लक्षण हैं। ओह, 60%? हाँ, ये तो काफी ज्यादा है। जी, और साथ ही वो गलत कंटेंट तक पहुंच और साइबर बुलिंग, ये भी बड़ी समस्याएं हैं। करीब 33% से ज्यादा बच्चों ने इसे अनुभव किया है, ऐसा डेटा बताता है। ये वाकई चिंता की बात है। अच्छा, बच्चों से आगे बढ़ें तो महिलाओं के बारे में क्या कहेंगे? क्या टेक्नोलॉजी उनके लिए सशक्तिकरण का जरिया बन रही है या यहाँ भी कुछ दिक्कतें हैं? देखिए, यहाँ फायदे तो साफ दिखते हैं। ऑनलाइन काम के मौके बढ़े हैं, जैसे गिग इकोनॉमी में। और फिनटेक सेवाएं जैसे पीएम जनधन योजना, इनसे आर्थिक समावेश बढ़ा है। हाँ, वो तो है। शिक्षा में भी देखिए, 2020 में ऑनलाइन कोर्सेज में करीब 44% एनरोलमेंट महिलाओं का था। अच्छा। चुनौतियां भी हैं। साइबर उत्पीड़न, ये एक बड़ी सच्चाई है। एनसीआरबी का 2022 का डेटा बताता है कि 5.2% साइबर अपराध यौन शोषण से जुड़े थे। ओह। और फिर प्राइवेसी का रिस्क है, और खासकर ग्रामीण इलाकों में टेक्नोलॉजी तक पहुंच की कमी, जिसे हम डिजिटल डिवाइड कहते हैं, वो एक बड़ी बाधा है। यानी अवसर और जोखिम साथ साथ। तो क्या यही हाल युवाओं और बुजुर्गों का भी है? हाँ, काफी हद तक। युवाओं को ऑनलाइन स्किल सीखने के, रोजगार के मौके मिल रहे हैं, ये अच्छी बात है। पर दूसरी तरफ वो सोशल मीडिया वाला प्रेशर, तुलना करना, परफेक्ट दिखने की होड़, इसका मेंटल हेल्थ पर असर पड़ रहा है। और फिर ऑटोमेशन का डर भी है कि आगे नौकरियां रहेंगी या नहीं। सही कहा। और बुजुर्ग, उनके लिए क्या है? बुजुर्गों के लिए टेलीमेडिसिन सेवाएं जैसे प्रैक्टो वगैरह काफी फायदेमंद हैं। और व्हाट्सएप जैसे ऐप से वो परिवार से, दोस्तों से जुड़े रहते हैं। मगर दिक्कत है डिजिटल लिटरेसी की, मतलब टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना सीखना। खासकर ग्रामीण भारत में सिर्फ 20% बुजुर्ग ही स्मार्टफोन यूजर हैं। और ऑनलाइन फ्रॉड का डर भी उन्हें रोकता है। ये तो हुई अलग-अलग उम्र के लोगों की बात, लेकिन परिवार और जाति व्यवस्था, ये तो बहुत पुरानी संस्थाएं हैं। टेक्नोलॉजी इन पर कैसे असर डाल रही है? यहाँ कुछ दिलचस्प बदलाव होंगे जरूर। बिल्कुल। और ये बदलाव काफी पेचीदा हैं। परिवार की बात करें तो टेक्नोलॉजी सीधे तौर पर नहीं सही, पर शहरीकरण को बढ़ावा देकर, कम्युनिकेशन को आसान बनाकर इसने एकल परिवारों के चलन को बढ़ाया है। 2011 में ही करीब 70% घर एकल परिवार थे, और ये शायद और बढ़ा है। महिलाओं की भूमिका बदल रही है, वो काम कर रही हैं, शादियां देर से हो रही हैं। और जाति व्यवस्था, क्या टेक्नोलॉजी उसे कमजोर कर रही है? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। हाँ भी और नहीं भी। एक तरफ Naukri.com जैसे जॉब पोर्टल्स हैं। इनसे वो पुरानी जजमानी व्यवस्था, जहाँ काम जाति पर आधारित था, वो टूट रही है। और डेटिंग एप्स, वो इंटरकास्ट रिलेशनशिप और शादियों को शायद थोड़ा बढ़ावा दे रही हैं। अच्छा। लेकिन दूसरी तरफ वो जाति आधारित मैट्रिमोनियल साइट्स भी तो हैं, जैसे शादी.com। और सोशल मीडिया पर अपने अपने ग्रुप्स बन जाते हैं। इको चेम्बर, ये जातिगत पहचान को और मजबूत भी कर सकते हैं। बाप रे, मतलब एक ही चीज दोनों तरह से काम कर रही है। हाँ बिल्कुल, दो-धारी तलवार है। अच्छा, एक और चीज, शहर और गांव के बीच जो फर्क है, टेक्नोलॉजी उसे बढ़ा रही है या कम कर रही है? यहाँ भी दोनों बातें हैं। टेक्नोलॉजी शहरों में जॉब्स लाती है, जैसे बैंगलोर, हैदराबाद। तो लोग गांव से शहर आते हैं, पलायन बढ़ता है। लेकिन साथ ही ये रूरलाइजेशन में भी मदद कर रही है, मतलब गांव में शहर जैसी सुविधाएं लाना। रूरलाइजेशन, ये क्या है? जैसे टेलीमेडिसिन से दूर के गांव तक डॉक्टर की सलाह पहुंच रही है।
ई गवर्नेंस के लिए CSC सेंटर्स हैं, जहां से सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। और खेती में भी तकनीक आ रही है, किसान सुविधा जैसे ऐप्स हैं। हाँ हाँ, समझ गए। तो इससे गांव का जीवन कुछ बेहतर हो रहा है? जी, कुछ हद तक। तो इतने सारे बदलावों के बीच ये संतुलन कैसे बन रहा है? भारतीय समाज परंपरा और तकनीक के बीच तालमेल कैसे बिठा रहा है? देखिए, ये कोशिश कई लेवल पर हो रही है। लोग खुद भी बहुत सोच समझकर तकनीक अपना रहे हैं। कभी डिजिटल डिटॉक्स करते हैं, मतलब कुछ समय के लिए टेक्नोलॉजी से दूर रहते हैं। पारंपरिक स्किल्स भी सीख रहे हैं। समाज के लेवल पर देखें तो अब ऑनलाइन पूजा सत्संग भी होते हैं और डिजिटल आर्काइव्स बन रहे हैं, जो हमारी भाषाओं संस्कृति को सहेज रहे हैं। और सरकार भी कोशिश कर रही है। डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और आयुष जैसी पहलें, ये सब इसी संतुलन की कोशिशें हैं। ये संतुलन की कोशिश तो दिख रही है, पर आगे का रास्ता तो चुनौतियों भरा लगता है। इनसे निपटने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ रणनीतियां तो साफ हैं। 1, डिजिटल डिवाइड को कम करना होगा। टेक्नोलॉजी का फायदा सब तक पहुंचे। 2, इसका नैतिक इस्तेमाल सुनिश्चित करना होगा, जैसे एल्गोरिथम में पारदर्शिता हो, कोई भेदभाव ना हो। सही। 3, ऑटोमेशन से जो नौकरियां जाएंगी उसका हल निकालना होगा। नई स्किल सिखाना, सोशल सिक्योरिटी देना और हाँ, मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना और स्मार्ट गवर्नेंस, ये भी बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी भारत के लिए मौके तो ला रही है, पर साथ में डिजिटल खाई, सामाजिक बदलाव, नैतिक सवाल, ये सब चुनौतियां भी हैं। बिल्कुल सही। ये एक शक्तिशाली औजार है जिसका इस्तेमाल बहुत समझदारी से करना होगा। विश्व बैंक भी यही कहता है कि टेक्नोलॉजी का असली फायदा तभी है जब हम सबका भला सोचें। ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है। आज की इस बातचीत से एक सवाल मन में आता है, जिस पर शायद हमारे श्रोता भी सोच सकते हैं। भारत कैसे टेक्नोलॉजी के फायदों को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकता है, इसके जोखिमों को कम कर सकता है और इस सब के बीच अपनी सामाजिक बुनावट और मूल्यों को भी बचाए रख सकता है।